गुड मॉर्निंग। इससे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड वीडियो था उसमें हमने 5 क्लासिफिकेशन और 6 क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने 3 डोमेन भी पढ़ा था, उसको हमने पूरा कवर कर लिया था। मैंने बताया था आप लोगों की इसके बाद जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, मोनेरा। तो आज हम यहाँ पे मोनेरा को देखेंगे और जो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे इसको हम 5 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे जो RH विटेकर ने दिया था। 5 क्लासिफिकेशन में मोनेरा को एक अलग किंगडम में रखा गया था। इसका जो बेस था, मोनेरा को जो एक अलग किंगडम में डाला गया था, उसका जो मेन बेस था वो क्या था, वो प्रोकैरियोटिक था। क्या था? प्रोकैरियोटिक। और जो मोनेरा को प्रोकैरियोटिक या अलग से किंगडम एक बनाया गया था वो किसने बनाया था? कोपलैंड ने। किसने बनाया था? कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया था कि प्रोटिस्टा से निकाल के मोनेरा को किसमें रख दिया था? एक अलग से किंगडम बना के, ठीक है। और बेस जो रखा था वो प्रोकैरियोटिक था। आप लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा ये आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक बेसिक जो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आज के बहुत साल पहले एक सिंपल सेट आता था नोकिया वाला, जिसमें बहुत कम फीचर आते थे, जैसे और जिसमें आप लोग सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते थे ना, नोकिया वाला। उसमें क्या होता था, बस केवल आप कॉलिंग कर सकते थे, मैसेज भेज सकते थे, और उससे ज़्यादा कोई फीचर नहीं था। एक आध दो गेम थे, बाकी कोई उसमें फीचर नहीं था। बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत प्रिमिटिव टाइप का वो फ़ोन था। लेकिन आज आपके हाथ में जो फ़ोन है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। आप लोग इसी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोग मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। ये जो आज का फ़ोन है इसमें बहुत सारे फीचर हैं और मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप कैरेक्टर रखता है। इसी तरीके से हमारी जो सेल थी, ये जो पहले कुछ सेल, मोनेरा की जो सेल थी, ये कैसी थी? ये प्रिमिटिव सेल थी। कैसी थी? प्रिमिटिव टाइप की। और एक सेल थी जो यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या था? प्रो का मतलब होता है कि प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस जो था वो प्रिमिटिव टाइप का था, या आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक जो थे उनमें न्यूक्लियस क्या था? प्रेजेंट था। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स वो क्या थे? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट थे लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट थे। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया ना कि बहुत सारे फीचर जो है अभी लेटेस्ट फोन में आ रहे हैं, तो यूकैरियोटिक में समझ लीजिएगा ये आपका एंड्रॉयड फोन है, और ये प्रोकैरियोटिक कौन सा फोन है? ये आपका जो है नोकिया वाला सादा फोन है, ठीक है। थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो प्रोकैरियोटिक जो था ना उसमें कम फीचर थे। एक आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट था। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या था कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट थे और जो सेल थी वो वेल डेवलप थी। इसी के बेस पे हमने क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग डिफाइन कर दिया। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें केवल कौन सा किंगडम है? मोनेरा। मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है और कैसा है? यूनिसेलुलर है। फिर से समस्या, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेल का मतलब होता है सेल। एक सेल अगर मान लीजिए किसी के पास है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, या आप मैं सीधे बोलता हूँ कोई ऐसा एनिमल है जिसके पास केवल एक सेल है, उसकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से हो रहा है, ऐसे को मैं क्या बोल दूंगा? यूनिसेलुलर। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी का फॉर्मेशन जो है बहुत सारे सेल से हो रहा है, उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं? उसको हम लोग नाम दे देते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोल देते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसके बेस पे जो मोनेरा था वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक था और कैसा था? यूनिसेलुलर, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। जो एनसीईआरटी ने इस लाइन को, पहले ही लाइन को कोट करके लिखा है, उसमें एनसीईआरटी ने बोला है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर का मतलब क्या है? इस लाइन को आप समझिएगा, पहली ही एनसीईआरटी की लाइन है। जो मोनेरा का आप जब टॉपिक देखेंगे तो उसमें एनसीईआरटी ने इस लाइन को एकदम कोड करके लिखा है। सोल मेंबर का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया एक ऐसा मेंबर है, या मैं कह सकता हूँ बैक्टीरिया एकमात्र ऐसा मेंबर है जो किसमें पाया जा रहा है? मोनेरा में। मतलब मोनेरा में आपको किसको पढ़ना है? केवल बैक्टीरिया को। किसको पढ़ेंगे?
ठीक है। बैक्टीरिया को आप लोग किस में पढ़ेंगे, मोनेरा में, और बैक्टीरिया के अलावा बाकी किसी को आपको मोनेरा में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सोल मेंबर बोल दिया है, एनसीईआरटी ने इसको कोड करके लिखा है, ठीक है। जो बैक्टीरिया था, अच्छा इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना कि आप लोग कहेंगे सर बैक्टीरिया में हम पढ़ रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, हम लोग पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया। एक्चुअली में बैक्टीरिया ही जो था, बैक्टीरिया को 6 क्लासिफिकेशन किंगडम में जो आपके कार्ल हुस थे, उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। बैक्टीरिया को क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट को आर्कियोबैक्टीरिया बोला था और दूसरे पार्ट को यूबैक्टीरिया कह दिया था। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ये टोटल बैक्टीरिया ही है, इन्हीं को बस मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो मोनेरा में आपको सिर्फ किसको पढ़ना है, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, आर्कियोबैक्टीरिया को देखेंगे, यूबैक्टीरिया को। अब इसके बाद क्या होगा कि हम बैक्टीरिया, आपके जो एनसीईआरटी में कोड करके लाइन लिखी है, उसको एक एक टॉपिक को हम लोग कोड करके ही पढ़ देंगे, क्योंकि जो आपका बेसिक होगा ना, वो बेस आपको एनसीईआरटी से ही तैयार करना है। चाहे आप किसी लेवल पे पेपर देने जाएंगे, अगर आप नीट के लेवल का भी पेपर दे रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस ही करता है। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, पहला और ये दूसरी, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मोनेरा कैसा है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका जो सोल मेंबर है वो कौन सा है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरिया को 4 अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किस बेस पे, शेप के बेस पे। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा ग्रुप है वो देखिए आप लोग। शेप के बेस पे जो है बैक्टीरिया को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर बेस जो है वो क्या है, शेप है। जैसे कॉकस, जो पहला डिवाइड किया गया वो कॉकस को, इनके शेप कैसे थे, इनके शेप राउंडेड थे। कैसे शेप थे, राउंडेड। इनका शेप एकदम राउंडेड था, गोल था, इसलिए इनको कहाँ रख दिया गया, कॉकस को। तो कॉकस को आप राउंडेड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या था, बैसिलस, ठीक है। जो बैसिलस थे वो कैसे थे, वो रॉड शेप थे। कैसे थे, रॉड शेप, रॉड लाइक इनका स्ट्रक्चर हुआ करता था। इनको क्या बोला गया था, बैसिलस। स्पाइरुलम जो थे वो स्पाइरकल शेप थे, ये इनका शेप कैसा था, स्पाइरकल शेप था। और जो विब्रियो था ये कॉमा शेप था। कैसा शेप था, कॉमा शेप। इनके शेप के बेसिस पे इनको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप में। इसी 4 ग्रुप में जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट कॉमन जो है बैक्टीरिया वो कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आपका हो जाता है बैसिलस। बैसिलस क्या है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर पूछा जाए इन चारों में से कॉकस, बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो में मोस्ट कॉमन या सबसे ज्यादा आपको दिखने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो कौन सा है, बैसिलस है। और इसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप होता है। अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा, देखिए ये जो आपको स्पाइरुलम दिख रहा है ना, इसके 2 एंड आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों एंड पे फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला इनको मूव करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोगों को चलने के लिए हमारे पैर हेल्प करते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो फ्लैजिला होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, ये जो फ्लैजिला होते हैं ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की मूवमेंट में। तो स्पाइरुलम जो है उसके दोनों एंड पे, बोथ साइड या बोथ एंड आप कह सकते हैं, बोथ एंड पे क्या पाया जा रहा है, बोथ एंड पे फ्लैजिला है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा है, कॉकस। कॉकस में क्या होगा, कॉकस में आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। नो सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा सा क्या गया, ठीक है। तो जो कॉकस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्लैजिला। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन मोटाइल होते हैं। कॉकस कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, और उनके शेप कैसे हैं, राउंडेड शेप है। और आपसे अगर पूछेगा कि मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है, तो बैसिलस है,
ठीक है। बोथ एंड पे फ्लैजिला किस में पाया जा रहा है, इसमें। और ये जो है हमारा विब्रियो, इसका शेप कैसा है, ये कॉमा शेप है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैबिट और हैबिटाट, कि किस इसका हैबिट कैसा होता है, मतलब ये कहाँ पे रहता है, ये यूजुअली कहाँ रहता है, अनयूजुअली कहाँ रहता है। यूजुअली का मतलब है ये कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी यूजुअली जो है मैं प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद में रह रहा हूँ। अनयूजुअली मेरा हैबिटाट है आजमगढ़, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा जो नेटिव प्लेस है वो आजमगढ़ है। लेकिन यूजुअली अभी जो मेरा हैबिटाट है वो इलाहाबाद है, प्रयागराज, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज मेरा अभी यूजली हैबिटाट है और आजमगढ़ मेरा जो है अनयूजली हैबिटाट है। उसी तरीके से बैक्टीरिया का एक यूजली हैबिटाट होगा जहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाएगा, एक अनयूजली हैबिटाट होगा। तो दोनों हैबिटाट उसको हम देख रहे हैं कि कौन सा उसका यूजली हैबिटाट है, कौन सा अनयूजली हैबिटाट। बैक्टीरिया का अभी तक आप लोगों ने सेल देखा था, हम लोग क्या देखेंगे बैक्टीरिया का हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है कि जहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर आप रहते हैं उसको आपका क्या बोल दिया जाता है, हैबिटाट। हिंदी में इसी को आप लोग आवास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास, ठीक है। जहाँ पर आप लोग रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है, हैबिटाट। तो बैक्टीरिया जो पाया जाता है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, देखिएगा। बैक्टीरिया आपका सॉइल में भी पाया जाएगा, बैक्टीरिया आपका कहाँ पाया जा रहा है, एयर में भी पाया जा रहा है। बैक्टीरिया आपका कहाँ पाया जा रहा है, वाटर में। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि बैक्टीरिया क्या है, भगवान है, सभी जगह पाया जा रहा है। एक वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आप लोग देखे होंगे ना, उसमें बोलता है कभी कभी आप उनको लगता है कि अपुनिश भगवान है। उसी तरीके से बैक्टीरिया को भी लगता है कि ये क्या है, ये भगवान है, क्योंकि सभी जगह पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है, सॉइल में भी पाया जा रहा है, एयर में भी पाया जा रहा है और वाटर में भी। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो सभी जगह पे पाए जाते हैं उनको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन को हिंदी में बोला जाता है सर्वव्यापी, मतलब जो सभी जगह पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा कि कॉस्मोपॉलिटन है बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि ये सभी जगह पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, सभी, ऑल प्लेस। कहाँ पाया जाएगा, ऑल प्लेस। ये क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, ऑल प्लेस पे ये पाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें इसका यूजली हैबिटाट क्या है, सॉइल है, एयर है और वाटर है। लेकिन अनयूजली हैबिटाट, अनयूजली का मतलब है कि ऐसे हैबिटाट जो रहने लायक तो नहीं है लेकिन फिर भी ये वहाँ पर रह रहा है। जैसे मैं कह दूं कि आप लोग घर में आराम से रह सकते हैं ना, लेकिन मैं आपको धूप में, गर्मी अभी आने वाली है ना, तो प्रचंड जब गर्मी पड़ेगी तो मैं आपको धूप में सुला दूँ, तो आप कहेंगे सर हम धूप में नहीं सोएंगे क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर तो हमको गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही इसको बोला जाता है अनयूजली हैबिटाट, जहाँ पर रहना मुश्किल है फिर भी रहा जाए, उसको क्या बोला जाता है, अनयूजली हैबिटाट। तो ये जो बैक्टीरिया का अनयूजली हैबिटाट है क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये पाया जाएगा हॉट स्प्रिंग, मतलब ये गर्म झरने में पाया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गर्म होगा ना वहाँ पर भी ये सर्वाइव करेगा। ये डेजर्ट में भी सर्वाइव कर जाएगा, मतलब ये जहाँ पर डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ये डेजर्ट में भी क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। ये डीप सी, मतलब ये सी के एकदम टॉप, एकदम बॉटम में, जैसे आप कह सकते हैं ना समुद्र के एकदम लास्ट गहराई में पाया जा रहा है, जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, कहाँ पर, डीप सी में। उसके बाद क्या है देखिएगा, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ये हम लोगों के इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। इशर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जा रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में। इसका मतलब हमारे इंटेस्टाइन में भी ये सर्वाइव कर ले रहा है। जहाँ की आप सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं वहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, ये सर्वाइव कर रहा है। हाईली एसिडिक कंडीशन अगर है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम कहीं पर है, ठीक है, एसिडिक मतलब अम्लीय, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अम्लीय माध्यम है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर रहा है। एसिड का आप देखे होंगे, जैसे एक एसिड का मैं नाम लिख रहा हूँ, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाईली टॉक्सिक होते हैं ना, यहाँ पर चीज़ें जल जाती हैं, किसी भी चीज़ को अगर इसमें डाल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया क्या होता है ना, ये एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम में फिर भी क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। ये इसका क्या है, अनयूजली हैबिटाट है। इसी तरीके से ये कहाँ पाया जाता है, हाई टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया रहा है फिर भी ये सर्वाइव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप
पानी को उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी का टेम्परेचर आपने 100 कर दिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि उस टेम्परेचर पे भी क्या करेंगे, सर्वाइव कर देंगे, क्योंकि इनका जो अनयूजली हैबिटेट है वो हाई टेम्परेचर पे भी है, और ये हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनका सर्वाइवलशिप अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है जानते हैं, कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हर एक कंडीशन में वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। उनका हैबिटेट जो है वो कहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये क्या है, ये भगवान है, ये कहीं भी रह सकता है। इसीलिए इसका जो यूजली हैबिटेट है वो तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, सही सभी जगह पर, लेकिन अनयूजली हैबिटेट जो है एकदम एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम का मतलब होता है जो खराब से खराब कंडीशन है उसमें भी ये क्या कर रहा है, सर्वाइव कर जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती भी है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव करता है। ठीक है, ये इसका हैबिटेट है। इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल एक बार हम लोग स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, एक एक इसके पार्ट को देख लेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट को इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका न्यूट्रिशन देख लेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेंगे। तो इसके पूरा ये टॉपिक जो है मुनेरा वाला आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो अगला वीडियो होगा 4th पार्ट इसका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मोनेरा को स्ट्रक्चर को देखेंगे। मोनेरा क्या, आप लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे। और जब मैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगा तो बैक्टीरिया क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल। और आगे आपको पढ़ना है, जब आप सेल पढ़ेंगे तो सेल में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होगी, और यहीं पर आपका प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब आपको नेक्स्ट जब चैप्टर हम लोग 8 पढ़ेंगे जिसमें आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो उसमें केवल यूकैरियोटिक अगर मैं पढ़ा दूंगा तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी आपको समझने में कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम को लिखा करिए। अब बाहर से थोड़ा सा आवाज़ें आती हैं तो उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये रूम जो है साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए बाहर की आवाज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ तक जितना मैं पढ़ाया उसको आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। और जैसे मैं ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू बनाता हूँ, तो ऐसा फ्लो चार्ट आप लोग बना के अपने कॉपी में रखिएगा, क्योंकि जब एग्जाम टाइम होगा तो इसको एक बार आप देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, तो फिर अगला टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।